दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे फेल्ड ईरान और यूएस की टॉक्स की, जो इस्लामाबाद के अंदर हुई थी। एक्चुअली क्या था कि टॉक्स के फेल होने के पीछे दोनों की रिजिडिटी है, मेनली ईरान की। और एक और रीजन ये है कि पाकिस्तान यहाँ पे क्रेडिट लेना चाहता था। जो ईरान ने यहाँ पे सजेशन दी, जो अपने पॉइंट्स रखे, पाकिस्तान ने थोड़े से टेढ़े बेढ़े करके यूएस को दे दिए, और यूएस ने दिए वो उसने ईरान को दिखा दिए थोड़ा चेंजेस करके, और उसको लगा कि दोनों बैठ जाएंगे, सारी बात हो जाएगी, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन आपको याद होगा, जो बिचौलिया होता है, जैसे किसी रिलेशन के अंदर किसी ने काम करना हो तो उसको सबसे ज्यादा जूते पड़ते हैं। नॉर्मली जब एक बार एस जयशंकर से किसी ने पूछा गया कि हम क्यों नहीं बीच में आ रहे हैं इसके अंदर, उसने कहा कि हम दलाल नहीं है, हम दलाली का काम नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान दलाल है। पाकिस्तान को था कि जो भी आएगा उससे कुछ पैसे भी ले लूंगा, यूएस से कुछ डॉलर ले लूंगा, ईरान से कुछ तेल ले लूंगा, और बाकी जो कंट्री है उनसे भी कुछ ना कुछ ले लूंगा। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को शायद कुछ मिल भी गया हो। तो इसी पे चर्चा करेंगे कि टॉक्स तो फेल हो गई और दोनों रिजिड रहे, लेकिन अब ट्रंप ने एक दोबारा से वार्निंग इशू कर दिया। और एक बात और भी है कि टॉक्स फेल होने के पीछे रीजन क्या था, वो भी बात करेंगे। फिर ट्रंप ने दोबारा से वार्निंग देनी शुरू कर दी कि मैं तुम्हारे को सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारा बोटी बोटी अलग कर दूंगा। इसी टाइप की स्टेटमेंट ट्रंप देते ही रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो आज ये वार में जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रंप। खैर, इसी पे चर्चा करते हैं, और पाकिस्तान को क्या मिला क्या नहीं मिला। हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप बताइए, जो टॉक्स फेल हो गई, इसके अंदर आप किसको क्रेडिट देते हैं, किसने टॉक्स फेल की? सर, ये टॉक्स हुई हैं जैसे किसी मुन्नी भाई के कोठे पे भजन किया कराया जाए। तो मतलब इमेजिन करिए कि कहाँ कर रहे हैं आप। जो अपने बाप का नहीं है पाकिस्तान, वो ना अमेरिका का है ना ईरान का है, और वो जूते दोनों तरफ से अभी खाएगा, जबरदस्त जूते खाएगा। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे ट्रम्प भैया को बुरा भला कहते रहते हैं। ट्रम्प भैया हेट्स मुस्लिम कंट्रीज। द ओनली रीजन वो पाकिस्तान को थोड़ा थोड़ा भाव देता है क्योंकि यहाँ उसके बेसिस उसको यूज करने दे रहे हैं, और मुस्लिम कंट्रीज के अंदर इतना बड़ा चमचा और उनका कोई नहीं है। हालांकि उनके बेसिस दे आर इन ऑल द कंट्रीज। अब एक चीज सर आप देखें कि ये जो वॉर है, इसका एक एस्पेक्ट है जो कोई बात नहीं करता। इट इज अ रिलीजियस वॉर। शिया सुन्नी का वॉर है सर। ये शिया सुन्नी का वॉर है। आप ये ध्यान से देखिए, जो उनके निशाने पे है वो कर रहा है, और किस तरह से ईरान आज शियास को प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम करने की कोशिश कर रहा है। वो और इराक के शिया इराक में भी 55% शिया है, आपको पता, मेजॉरिटी शिया की है। तो इट इज बेसिकली अ रिलीजियस वॉर। लेकिन शुरुआत जो की सब लोगों ने नहीं लाइक किया कि किस तरह से ट्रंप भैया अपने बकबक कर रहे हैं, और ट्रंप भैया किस तरह से धमका रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त वो विलेन का जो मुकुट है वो चढ़ा दिया गया है ईरान के ऊपर। ईरान अब गलतियों पे गलतियां कर रहा है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी दुनिया रियलाइज कर रही है कि कुछ ज्यादा कर रहा है ये। आपके होर्मुज जो स्ट्रेट है जहां से शिप सारे आते हैं सर, वो इंटरनेशनल वाटर है, ईरान का एक हिस्सा है, और ईरान के बॉर्डर के पास। आप इंटरनेशनल वाटर के ऊपर कैसे जोर दिखा सकते हैं? और ईरान का भी एक ही चक्कर है कि मेरे पैसे मुझे डिफ्रीज कराओ, जो आपने पैसे मेरे रोक के रखे हैं, मेरा जो नुकसान हुआ है वो पैसे आप खर्चा करो। अब मैं हॉर्मुज कनाल के वहां जितने भी शिप जाएंगे, सबसे मैं $2 मिलियन लूंगा, ये लूंगा, पैसे लूंगा, ये करूंगा। वो सर इस टाइम उसको थोड़ी गलत फहमी हो गई है कि आज दुनिया मेरे साथ है और मैं शर्तें रख सकता हूं। मुझे शर्तें मानने की जरूरत नहीं है, मैं शर्तें रखूंगा। आज वो शर्तें रख रहा है, और अगर आज ये टॉक्स अगर फेल हुई हैं तो उसका श्रेय 75% जाता है टू अपना ईरान, एंड 25% आई विल से टू इजराइल एंड अमेरिका, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं काफी फ्लेक्सिबल हैं, काफी जस्टिफाइड है। अगर वो ये कह रहे हैं कि आप एटम बॉम्ब नहीं रख सकते क्योंकि एटम बॉम्ब वहां पर सेफ नहीं है। ईरान इज रन बाय रिलीजियस लीडर्स,
नॉट एडमिनिस्ट्रेटर्स। इट इज ऑक्यूपाइड कंट्री। पर्शिया को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ उन्होंने आके। और वो धर्म के इतने फैनेटिक्स हैं, उनको लॉजिक नजर नहीं आता। अभी जिहाद उनके, वो भी जिहाद कर रहे हैं, उनको भी। तो उनकी जो डिमांड्स हो रही हैं वो सर डाइजेस्ट नहीं होने वाली। मुझे तो लग रहा है कि अगले 48 घंटों में ये जंग बहुत जोर की उछलने वाली है, बहुत जोर की फैलने वाली है। एंड इट इज नॉट गुड फॉर ईरान, बिकॉज अभी को जो जंग होगी ना, वो जो इजराइल और अमेरिका ने सिविलियन एरियाज में बम्बार्डमेंट करने का उन्होंने सोचा था कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम खाली आर्मी इंस्टॉलेशन, लेकिन अब सब हदें टूटने वाली हैं। उधर ठीक है, आपने ठीक बात कही कि जो ईरान की जो एक डिमांड्स हैं किसी भी तरीके से जायज नहीं है। ईरान ने यह भी कह दिया है कि जो भी शिप पास करेगा हॉर्मुज़ से, वहां से $2 मिलियन लेंगे। यानी कि जितने शिप पास करते हैं एक साल में $60 बिलियन वहां से कमा लेंगे। और इंटरनेशनल वाटर्स है वहां पे कब्जा करना चाहते हैं। इस पे तो कोई जो यूएस ने स्टैंड लिया वो तो बिल्कुल जेन्युइन है। फिर यूएस ने यह भी कह दिया था इनको कि भाई आपके जो असेट्स हैं जो हमने रोक के रखे हैं वो हम रिलीज कर देंगे, और ज्यादातर असेट्स इनके कतर के अंदर है। लेकिन देखिए इतने सालों से, यानी कि 1979 से यूएस के असेट्स पे कंट्रोल करके रखा है। लेकिन अब जिस तरीके से यूएस कहता है मैं आपके असेट्स भी छोड़ दूंगा। और देखिए जब 1979 में रेवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, जब खुमैनी आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे इनके 450 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को अरेस्ट करके रखा था ईरान ने, यूएस के। लेकिन वो एक साल से ज्यादा तक रखा। फिर यूएस की हिम्मत थी उसको छुड़वाने की, यूएस छुड़वा नहीं पाया। यूएस जो बड़ी बड़ी बातें करता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यूएस अपने जो डिप्लोमेट्स थे उनको छुड़वा नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से छुड़वा पाया। अब ईरान इससे बात भी नहीं करना चाहता था। और वहां पे एक जो ईरान के अंदर चलता है कि बड़ा शैतान कहते हैं यूएस को और छोटा शैतान कहते हैं इजराइल को। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर शोर बचा करके, टैरिफ लगा करके किसी पे कब्जा करने की बात की, उससे पूरा वर्ल्ड ट्रंप से नाराज था। नाटो भी टूटने की कगार पे आ चुका, और इसीलिए ट्रंप अकेले लड़ते रहे, बाकी इनके साथ कोई नहीं आया। लेकिन ट्रंप ने ये भी बात क्लियर कर दी है कि ट्रंप किसी का दोस्त नहीं है। ये मैं बात कहता हूँ, लोग आज यही सोचते हैं कि यूएस किसी का दोस्त नहीं है। और हमें तो पता चल गया आज, जब जैसे पहले कहते थे पाकिस्तान हमारा एनिमी नंबर 1 है, फिर 2011 से हमने कहा कि हमारा जो एनिमी है वो है चाइना, लेकिन आज इंडिया भी कहता है कि हमारा एनिमी नंबर 1 यूएस है। जैसे ट्रंप यहाँ पे बात करते हैं, कभी टैरिफ की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को चेंज कर दिया। एक्चुअली ट्रंप ने जब बांग्लादेश के अंदर जो यूएस ने गवर्नमेंट चेंज की तो इनको लगा बड़े पावरफुल है, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रियों के अंदर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर जैसे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के लगा तो इनको लगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और यही काम किया इन्होंने ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान के अंदर वो स्ट्रेटेजी सक्सेस नहीं हुई। और अब देखिए वहां पे ईरान के अंदर जो पब्लिक है वो मैं आपको क्लियरली कह दूं, वो आईआरजीसी के साथ नहीं है, लेकिन उसकी चलती नहीं है। देखिए जब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी अप्रैल के 2 महीने पहले, तो 40,000 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया था। किसी को पॉइजन दे दिया, किसी के जो अपना जो सिस्टम है उसके सारे के उसको दवाइयां देके उसके सिस्टम को फेल कर दिया। लोगों के घर में दरवाजे पे पहले तो गोलियां मारते थे, फिर गोलियां मारनी बंद कर दी, पॉइजनस गैस छोड़नी शुरू कर दी। 40,000 लोगों का मर्डर किया इन्होंने। सूद जहां उनकी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, ये एंटी इस्लामिक डेमोन्स्ट्रेशन, पूरी छतों में उन्होंने आर्मी के वो जो बंदूक वाले होते हैं ना, जो क्या कहते हैं उनको, मार्क्समैन जो भी नहीं कमांडो होते हैं, एंड शार्प शूटर्स, टेलीस्कोप वाले, उनको लग के रखा था। उन्होंने वहां से ऊपर से एक एक लीडर को उनके गोली मारी है, एक एक लीडर को गोली मारी और मैसेकर किया। उधर पैरों पे नहीं गोली मारते, वो सीधे सिर पे मारते हैं सीधे। हाँ बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैं आपको बता दूं, देख उधर एक और बात बता दूं, वहां पे क्या था, जब ये इंटरनेशनल प्रेशर डाला तो मारना बंद कर दिया। उन्होंने वहां पे दवाइयां छिड़क दी इनके ऊपर, जैसे आप प्रोटेक्शन पे दवाइयां छिड़कते हो, वो पॉइजनस दवाइयां थी जिनसे इनके सिस्टम फेल हो गए अंदर से। बहुत से लोग तो ऐसे मारे गए, फिर इनको वहां पे इलाज नहीं मिला। फिर कुछ लोगों के घर में चले गए, घर में दरवाजा खड़काया, क्योंकि इनका जो आईआरजीसी है उसका तो बड़ा ज्यादा बीच में घुसे हुए लोगों के, तो दरवाजे खड़का के लोगों को ले आए बाहर, और आज तक पता नहीं चला कहाँ गए। 40,000 शायद कम हो गए, उससे ज्यादा लोगों मारे, इनको फर्क नहीं पड़ता किसी को मार दे, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। जो ट्रंप बात करते हैं, यूएस बात करता है डेमोक्रेसी की, और डेमोक्रेसी के किसी तरीके से यूएस भी फेवर में नहीं है। ये बेसिकली जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को मारा उसका तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने खुद देखा ईरान के अंदर कैसे है, लेकिन वहां पे जो लोग हैं मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लोग बहुत अच्छे हैं, और जिस एक तरीके से इस्लामिक सेवा पे कब्जा करके रखा है वहां के लोगों के ऊपर।
लेकिन अब जो वार चल रहा है, अब एक और भी बात चल रही है, यूएस क्या करेगा? देखिए, क्या एक्चुअली क्या है कि अब इनको जब डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा भाई आप यहाँ पे खर्क आइलैंड पे जितनी भी आपकी जो आपके हॉर्मुस है वहां पे जितने भी आपके आपने यहाँ पे एम्युनिशन रखा उसको निकालिए। उन्होंने कहा तो माइंस तो भूल गए कहाँ रखी है, मतलब उन्होंने कह दिया माइंस पता नहीं, और आजकल की माइंस से कोई भी शिप पास करेगा, माइन टकराएगी तो शिप का क्रैश हो जाएगा, बम्बार्डमेंट हो जाएगी। तो अब यूएस को भी चिंता पड़ी हुई है। अब यूएस वहां पे एंटी माइन शिप्स लेके आ रहा है, ढूंढ पाएंगे, कितना ढूंढ पाएंगे पता नहीं है, क्योंकि ईरान ने क्या किया, छोटी छोटी बोट्स में जाकर के माइंस को बिछा तो दिया। और अब एक और भी बात चल रही है, पहले इन्होंने इनकी जो पावर प्लांट्स उन पे अटैक करने की बात की थी, रेलवे ट्रैक पे अटैक करने की बात की थी, वो तो लगता है कि शुरू हो जाएगा। इनको उस तरीके से तो पूरा तेहरान अंधेरे में बदल जाएगा, लेकिन आईआरजीसी को खत्म नहीं कर पाएगी। जो यहाँ पे डेलीगेशन आई थी, इसके अंदर 2 प्लेन आए थे ईरान से, और 90% जो लोग थे वो थे आईआरजीसी के। उनको था कहीं पे हमारे जो लीडर्स कोई एग्रीमेंट ना कर लें, और यूएस के तो अपनी गाड़ियां लेके आए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपना हिस्सा ले लिया। उसने यूएस को $200 बिलियन का बिल थमा दिया कि आपके लोग इतने आए थे, एयरपोर्ट लैंड करने के इतने चार्जेस, होटल में ठहरने के इतने चार्जेस, खाने पीने के इतने चार्जेस, ला के खर्चा दे दिया। साथ में भी कहा ईरान का खर्चा भी आप दो। सिक्योरिटी पूरी आर्मी लाके वहां खड़ी कर दी सर। वो आर्मी के भी तो पैसे लेंगे, आर्मी के भी पैसे लेंगे। ईरानी ने उनके भी ईरान से कह दिया जी हमारा खर्चा हुआ, प्लीज हमें कंपनसेट कर दो। ईरान ने कहा ठीक, हम आपको थोड़ा तेल वेल दे देंगे। साथ ये भी कह दिया जो सऊदी और ओमान थे उनसे भी कहा कि हमें हेल्प करो, क्योंकि यूएई हमसे पैसे मांग रहा है। तो सऊदी और कतर ने इनको दे दिए $5 बिलियन, जो मतलब बैंक में रखने के लिए। तो वो इनको फायदा हो गया, और वहां पे लोग शोर कर रहे हैं कि आप भीख ही मांगते रहोगे सारी जिंदगी। लेकिन वार्ता तो फेल हो गई। अब देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, क्या, क्योंकि इन्होंने ये भी मना कर दिया कि हम अपने जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको निकालेंगे नहीं। लेकिन एक और बात आती है कि एक बार कोशिश की थी, जब इनका जो आइलैंड है जहां पे इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं, या इन्होंने जो यूरेनियम रखा उसको निकालने की यूएस ने कोशिश की थी अप्रैल के महीने में, लेकिन वहां इनके प्लेन क्रैश हो गए और इसलिए वो मिशन अबॉर्ट कर दी इन्होंने। फिर ट्रंप की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी टीवी में, कहा कि हमने एक पायलट बचाने के लिए अपने प्लेन भेजा, उसको निकाल के ले आए। एक्चुअली वो दोनों जगह अलग थी, एक ट्रंप अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते थे, लेकिन बात ये आती है कि आज भी इनके पास मिसाइल्स भी हैं और चाइना इनको मिसाइल सिस्टम भी दे रहा है। साथ एक और रिपोर्ट सामने आई कि चाइना चाइना दे रहा है। नहीं, चाइना भी दे रहा है। वो नॉर्थ कोरिया के तो सर जितने भी इनके पास पहले मिसाइल थे ना, वो सारे ईरान ने लेके उनको पेंट करके रख दिए थे और पैसे खूब दिए थे उनको। अच्छा, चाइना तो कर ही रहा। इन्होंने इनको शोल्डर माउंटेड गन्स दिए हैं, जिससे आप प्लेन को गिरा सकते हो। लो फ्लाइट प्लेन आता है उसको गिरा सकते हो। तो यूएस की वेरिफिकेशन कर रहा है कहां से आई, और सारा का सारा सामान कहां से आया, पाकिस्तान के रास्ते से आया। लेकिन पाकिस्तान ने दूसरी तरफ सऊदी को खुश करने के लिए अपने 13,000 सोल्जर वहां भेज दिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, और साथ में कह दिया 18 हम फाइटर जेट भेज रहे हैं आपकी डिफेंस के लिए। इससे ईरान पाकिस्तान से नाराज हो गया। फिर तुम सऊदी की मदद करो, फिर सऊदी से कहा जी हमने तो इसलिए भेजा, ईरान से कहा हम इसलिए भेजा, हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है उसके साथ। लेकिन पाकिस्तान दोनों तरफ गेम खेल रहा, दोनों तरफ से पिटेगा, इसमें कोई डाउट की बात। लेकिन अब बात आती है कि खर्क आइलैंड की। यूएस ने कहा हम खर्क आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही है कि खर्क आइलैंड के आसपास इन्होंने माइंस बिछा के रखी हैं, जहां से सारा तेल निकलता है ईरान का, वहां पे माइंस बिछा के रखी हैं। अगर कोई शिप वहां पे आएगा, शिप उड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूएस के लिए। अगर यूएस अपने मेरीन्स भेजता है खर्क आइलैंड के ऊपर, तो वहां भी इन्होंने माइंस बिछा के रखी हैं, तो वो भी उड़ जाएंगे। तो उम्मीद ये लगता है ऐसे है कि अगर यहाँ पे यूएस कुछ कोशिश करेगा तो ऐसा होगा कि खर्क आइलैंड में जो आग लग जाएगी, यहाँ पे धुआं हो जाएगा, और जितने भी वेल्स हैं वहां पे आग लग जाएगी, जिससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे वर्ल्ड को। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यूएस क्या करेगा, ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप ने बातें तो बड़ी बड़ी करती, लेकिन ट्रंप क्या एक्शन ले पाएंगे इस टाइप का, क्या ईरान की आईआरजीसी को हटा पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि उनकी आईआरजीसी की बेसिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब कई लेयर्स है उनकी। आपने खमनई को 28 फरवरी को खमनई को मार दिया, उनकी पूरी जो टॉप की लीडरशिप की उसको मार दिया, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ चलता रहा। तो इस टाइम पे यूएस फंस चुका है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। और अब मैं एक प्रोग्राम में आज बैठा था, उसमें बात हो रही थी कि मोसाद फेल हो गया। मैंने कहा मोसाद फेल नहीं हुआ, मोसाद ने अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए थे। मोसाद ने टॉप लीडरशिप को मार दिया, मोसाद ने इनके आईआरजीसी के चीफ को मार दिया, मोसाद ने इनके साइंटिस्ट को मार दिया। फिर बाकी काम बचा था यूएस का। यूएस ने अटैक करने के बाद, आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पे अटैक करने के बाद वहां पे स्कूल पे अटैक कर दिया। कहते मिस्टेक से होगा। मैंने कहा मिस्टेक की बात नहीं है, ऐसी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं हो पाती।
तो लेकिन अब जो है ट्रंप क्या करेंगे, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, ये क्या करेंगे ट्रंप, क्या ईरान की एनर्जीज को हटा पाएंगे, क्या उनके रिजीम को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि अब पूरे वर्ल्ड के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर इन्होंने हॉर्मुज पे अटैक कर दिया या हॉर्मुज को कंट्रोल करके रखा या वो बंद रही, तो पूरे वर्ल्ड की ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगी। वर्ल्ड 1-2 महीने से ज्यादा इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा। छोटी छोटी कंट्रियां तो वैसे ही बर्बाद हो रही है और बहुत जल्दी बर्बाद होगी। इंडिया में बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए अभी क्या है कि हमारे पास इस टाइम पे $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं, जिसमें से हम अब तेल को हमने बढ़ने नहीं दिया, इसके प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि हमारे पास पैसे ज्यादा है। इसी तरीके से 1972 में यहाँ जब वार हुआ था गल्फ के अंदर, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, 3 गुना हो गए थे। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने इतनी ज्यादा अचीवमेंट की थी, 71 में उसने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गई कि आपके यहाँ पे प्राइसेस बढ़ गया, प्राइसेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इंदिरा गांधी को अल्टीमेटली इमरजेंसी लगानी पड़ी 1975 में, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, पेट्रोल भी ज्यादा नहीं था हमारे पास, और अल्टीमेटली इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को जाना पड़ा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट अभी तक तो सुधरी हुई है, अभी तक तो कंट्रोल में है, लेकिन फ्यूचर के अंदर यहाँ पे अगर ऑयल की प्रॉब्लम होगी तो मुश्किल तो होगी। ये जरूर है कि हमें रशिया ऑयल दे रहा है, ये भी जरूर है कि अब हम जो वेनेजुएला से भी ऑयल ले रहे हैं। तीसरा, इवन ब्राजील ने कहा है कि मेरे पास 4 मिलियन बैरल का ऑयल है पर डे निकालता हूं, आप ऑयल लीजिए, उसको प्योरीफाई कीजिए और मुझे भी दीजिए। तो वहां से भी इंडिया ले लेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है कि क्या हम इसको झेल पाएंगे और कब तक झेल पाएंगे। सर एक ये ईरान और जो इनकी बातचीत जो फेल हो रही है, उसका एक और रीजन बताऊंगा कि ये कुछ ईरान नई नई शर्तें डाले जा रहा है कि भाई लेबनान को डालो, हिजबुल्लाह को बचाओ, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले मत करो। हिजबुल्लाह के ऊपर क्यों नहीं हमले करें? हिजबुल्लाह इज ए टेररिस्ट कंपनी। जो उन्होंने 7 अक्टूबर किया इजराइल के साथ, इजराइल ने तो उस टाइम कसम खाई थी कि इनको हम खत्म करके रखेंगे, वो खत्म करेंगे, वो रुकेंगे नहीं, अमेरिका की भी परवाह नहीं करेंगे। तो आप ये नई नई शर्तें क्यों उठा रहे हो? क्यों हिजबुल्लाह? हिजबुल्लाह आपका क्या लगता है? हिजबुल्लाह आपका प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप है। और सारी जितने भी आप बोलिए उदय, मुझे आप एक बड़ी क्लियर सी बात बता दो, ईरान क्या है? ईरान के हिजबुल्लाह से अलग है? बिल्कुल कुछ नहीं। ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हुती, सब उसके बच्चे हैं, तीनों बच्चे हैं। तो फिर इन्होंने तो खड़ा किया है ना, कोई हिजबुल्लाह को बाहर से तो नहीं आया ना। नहीं, लेकिन अभी नई शर्त खड़ी कर रहे हैं जो आपकी पीसफुल बात चल रही है। उसको लगा कि मैंने हॉर्मुज पे कंट्रोल कर दिया, मैंने मेरे को डिफीट कर दिया। देखा जाए जो आज पब्लिक को दिख रहा है वो तो है कि अमेरिका हार गया यहाँ पे वार के अंदर। आज की डेट के अंदर अगर देखा जाए तो अमेरिका तो कोई विक्टर थोड़ी है, विक्टर तो इस टाइम पे ईरान है जो अपनी शर्तें रख रहा है। उसको लगता है कि हॉर्मुज पे मेरा कंट्रोल है, तो मैं यहाँ से $2 मिलियन हर एक चिप से लूंगा, $60 बिलियन ले जाऊंगा। अमेरिका ने $40 बिलियन का खर्चा किया और इस टाइम पे ईरान $60 बिलियन हर एक साल कमाएगा। क्या वर्ल्ड को होस्टेज बना के रखेगा? वर्ल्ड क्या कर लेगा इसका? इसको पहले भी तो सैंक्शन लगाई थी ना, तो क्या कर लेगा इसका? मुझे लगता है वर्ल्ड के पास कोई सोल्यूशन बचा हुआ है सिर्फ इसके कि हॉर्मुज को खोला जाए, ईरान को और कितना नुकसान करते देखा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। अभी भी कहा जाता है कि ईरान के अंदर बहुत से मिसाइलें हैं। और मैं एक और बात कह दूं, आज ईरान जो वार हुआ है यूएस के साथ, उसका मेन रीजन है रशिया यूक्रेन वार। और रशिया यूक्रेन वार का जो मेन कल्प्रिट है वो है यूएस या नाटो कंट्रीज, जिन्होंने वार स्टार्ट किया था, जिन्होंने यूक्रेन को उकसाया कि आप अपनी मिसाइलें लगा दो रशिया के बॉर्डर पे। आज रशिया आप नेटो के भाग बन जाओ। एक्चुअली झगड़ा तो वहां से स्टार्ट हुआ। वही है ना, अगर नाटो के भाग बनते तो उनकी यहाँ पे मिसाइलें रशिया के बॉर्डर पे लग जाती, तो रशिया तो घिर जाता सब तरफ से। तो रशिया ने यही पे लड़ाई इसी वजह से हुई है। आज पुतिन हंस रहा है, पुतिन मजाक उड़ा रहे हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन पूरे वर्ल्ड को सोचना पड़ेगा कि शांति कैसे होगी। सिर्फ ईरान और यूएस की शांति नहीं होगी, अगर रशिया यूक्रेन वार खत्म होगा तो शांति यहां भी आ जाएगी। तो रशिया इनको सपोर्ट करना बंद कर देगा। अगर रशिया सपोर्ट करना बंद कर देगा तो चाइना भी सपोर्ट नहीं करेगा। फिर आप कहते हैं कि मैंने वेनेजुएला पे अटैक किया क्योंकि मैं चाइना का ऑयल बंद करना चाहता हूं, मैं पैनामा कनाल को इसलिए लेना चाहता हूं कि वहां पे चाइना का कंट्रोल आ गया है, मैं ईरान पे से कंट्रोल करना चाहता हूं कि चाइना पे कंट्रोल करूं। तो आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या? आप अंदर से बताइए क्या करना है, जो करिए। क्या जरूरत है फालतू बोलने की? जो बड़बोला बना है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो उनको दूर ले डूबा। देखते हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि बहुत जल्दी हॉर्मुज खुलेगा और यहाँ से दोबारा से ट्रेड पास होगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बड़ी बड़ी कंट्रियां तो थोड़ी देर झेल लेंगी, लेकिन छोटी कंट्रियां बर्बाद हो जाएगी। और आज यूएन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुका है यूएन की कोई नहीं सुनता, ना यूएन कोई चाहता है। क्या कोई यूएन के अंदर गया कि ईरान के अंदर जो वार उसको रोका जाए?
पाकिस्तान चले गए, टेररिस्ट स्टेट के अंदर चले गए बात करने के लिए, जो अपनी कंट्री को नहीं संभाल पा रहा, जो भीख मांगता है, जिसका तालिबान के साथ झगड़ा चल रहा है, जिसका बलूचियों के साथ झगड़ा चल रहा है, जो रिप्रेशन कर रहा है, जो वहां पे हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहा है, क्रिश्चियन को कन्वर्ट कर रहा है, वो क्या की सुलह कराएगा? सर सूद साहब, यूएन को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए कि अगर पीस टॉक पाकिस्तान में हो रही है तो यूएन को तो सच्ची मैं कह रहा हूँ कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए कि यार सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री जाके आज पीस टॉक करवा रहा है, तो हमारी क्या जरूरत है, हमें तो डूब मरना चाहिए, डूब मरो। बिल्कुल सही बात। फिर चलो आपसे भी कहते हैं कि आप भी बताइए कि भाई आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में पीस टॉक कराना जस्टिफाइड था? हाँ, और क्या हॉर्मोस खुलेगा? प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।